आज हम जो देखने जा रहे हैं वो हमारा देखेंगे हम हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फॉर्मेट सबको पता है, एक्सपेंडिचर ऑलवेज डेबिट होते हैं और इनकम ऑलवेज कम्स एट द क्रेडिट साइड। जितनी भी हमारी इनकम होगी, जितनी भी हमारे पास पैसा आएगा, जितनी भी हमारे पास इनकमिंग ऑफ द कैश होगी, दैट विल बी रिकॉर्डेड इनटू द इनकम साइड। रिसिप्ट एंड पेमेंट में अपोजिट साइड था, रिसिप्ट साइड डेबिट में था, पेमेंट साइड क्रेडिट में था। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स करने के बाद में अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तरफ बढ़ते हैं तो उससे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की तरफ देखना पड़ेगा। आइए देखते हैं उनके बारे में। सब्सक्रिप्शन। अब आपके मन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि सर ये सब्सक्रिप्शन होता क्या है। आई थिंक इस वर्ड से आप अच्छे से वाकिफ हैं। आजकल सभी नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार ऐसे काफी सारे चैनल्स और एप्स अपन सब्सक्राइब करके रखते हैं। तो ऑब्वियसली होता क्या है कि यही सेम ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में लिया जाता है कि जब कभी हम इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में बाइंड अप करते हैं या इनके मेंबर बनते हैं तो एक फिक्स अमाउंट डिसाइड की जाती है कि जितने भी मेंबर होंगे एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद में एक अमाउंट को इस एनपीओ के अंदर सबमिट करेंगे ताकि इसके जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं उनको करने के लिए वो पैसा काम में आ सके। जितने भी खर्चे अपने होंगे, चाहे वो सैलरी से रिलेटेड हो एम्प्लॉयज की, चाहे वो किसी की फंड रेजिंग के से रिलेटेड हो, लोगों की मदद करने के लिए हो, हम जो भी मटेरियल खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द बेसिक फैसिलिटीज टू आवर टारगेटेड ग्रुप। तो उन सभी खर्चों को करने के लिए ऑब्वियसली हमें भी पैसा चाहिएगा। तो वही सारा जो पैसा होता है उसको अपन क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्शन कहते हैं। उस पैसे के लिए सारे मेंबर्स एक फिक्स टाइम पीरियड डिसाइड करते हैं। इट कैन बी इन 1 मंथ, इट कैन बी आफ्टर एवरी 3 मंथ्स, इट कैन बी आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, इट कैन बी आफ्टर 1 ईयर। तो ये सारा पैसा जब ऑर्गेनाइजेशन में इकट्ठा होता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, सब्सक्रिप्शन के नाम से। मैं आपको ये इंपॉर्टेंट नोट्स इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सब्सक्रिप्शन को हमें ट्रांजिट कहां करना है, रिकॉर्ड कहां करना है। ध्यान रखिएगा, सब्सक्रिप्शन ऑब्वियसली बात है रिकरिंग नेचर है या रेगुलर नेचर है। अब रेगुलर नेचर की अगर बात कहें तो ऐसा पैसा बार बार आता रहेगा हमारे पास। हमने जो भी एक टाइम पीरियड डिसाइड किया है उस फिक्स टाइम पीरियड के पास में हमें ये पैसा मिलता रहेगा। अब जब ये रेकरिंग नेचर या रिकरिंग नेचर हमारे पास आएंगे या जब ऐसी इनकमिंग होगी जो रिकरिंग हो या रेगुलर हो तो उनको अपन कहां रिकॉर्ड करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करेंगे। एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, मैंने ये कल भी बताया था आपको। तो देखिएगा, सब्सक्रिप्शन की बात की जाए तो रिसिप्ट साइड में तो आएगा ही आएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट के रिसिप्ट साइड में आएगा। और उसके अलावा अगर ये कहीं आएगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड भी रिकॉर्ड किया जाएगा। तो पहला इंपॉर्टेंट नोट अपन देखते हैं सब्सक्रिप्शन को। इसको लेकर के काफी सारे कैलकुलेशंस भी होंगे दैट वी विल लुक आफ्टर सेकंड और थर्ड पार्ट। लाइफ मेंबरशिप फी। अब बात आती है कि सर लाइफ मेंबरशिप फी, ये लाइफ मेंबरशिप फी क्या होती है। लाइफ मेंबरशिप फी के बारे में अगर अपन देखें तो इमेजिन करिएगा, जब एनपीओ का मेंबर बनने के लिए एक फिक्स फी डिसाइड की जाती है। जैसे मैंने आपको कल भी एक एग्जांपल दिया था कि एवरी मेंबर हैज कंट्रीब्यूटेड 5 लाख रुपीज। तो जब कोई नया मेंबर आता है तो उसको कहा जाता है कि भाई आप भी 5 लाख रुपए दीजिए ताकि आप इस एनपीओ के मेंबर बने रहे। अब जब यही मेंबरशिप फी एक फिक्स टाइम और पीरियड के लिए दी जाती है कि सर अगर आप इतना अमाउंट पे करेंगे तो इस अमाउंट के बाद आप हमारे एनपीओ में 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए आप हमारे मेंबर बने रहेंगे। तो ऑब्वियसली देखिएगा, इमेजिन करिएगा कि भाई किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में एक नया मेंबर आता है और वो खूब पैसे वाला होता है। वो कहता है कि यार मुझे ये हर साल का या हर 6 महीने से ये मेंबरशिप फी पे नहीं करनी, आप अप्रोक्स में एक एस्टिमेटेड अमाउंट मुझे बता दीजिए ताकि मैं लाइफ टाइम मेंबरशिप फी एक साथ ही दे देना चाहता हूं। जब ऐसा कोई मेंबर आता है और वो मेंबर एक साथ ह्यूज अमाउंट में लाइफ टाइम तक की कोई अमाउंट पे कर देता है ताकि हम उससे बार बार वो फी डिमांड ना करें, तो उसको क्या कहा जाता है, लाइफ मेंबरशिप फी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अब लाइफ मेंबरशिप फी है तो ऑब्वियसली रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो आएगा ही आएगा। कैश अकाउंट तो है हमारा एक तरीके से, वहां तो एवरी ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड। दूसरा, ये जो फी होती है वो हमारी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में भी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये देखिएगा, अगर ये 1 साल के लिए रहता तो रेगुलर या रिकरिंग नेचर होता, लेकिन जब इसने ह्यूज अमाउंट में पैसा दिया, इन्हें बल्क अमाउंट में पैसा दे दिया हमें, तो लाइफ टाइम तक हमें उस पैसे के लिए लायबिलिटी बन गई कि हाँ, हमें इस मेंबर को लाइफ टाइम के लिए हमारे एनपीओ में मेंबर बनाकर रखना है। नेक्स्ट आता है एंडाउनमेंट फंड। एंडाउनमेंट फंड इसको एक और भी नाम से जाना जाता है जिसको अपन कहते हैं स्पेसिफिक फंड। जैसे इमेजिन आप में से कोई भी एक स्टूडेंट आगे चलकर इतना बड़ा इंसान बन जाता है कि जिसके पास मोर देन सफिशिएंट अमाउंट में पैसा होता है। जब वही इस एनपीओ तक पहुंचता है और कहता है कि सर एक काम करिए, मैं आपको कुछ पैसा देना चाहता हूं, उस पैसे को आप
बच्चों के लिए शेल्टर होम बना दीजिए, या फिर आप बच्चों के लिए एक ऐसी बिल्डिंग बनाइए जहां पर सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स से रिलेटेड मटेरियल रखा हो, या फिर गेमिंग जोन बना दीजिए। जब ऐसा किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई भी पेमेंट हमारी एनपीओ के पास आता है तो उस पैसे को क्या कहा जाता है? एंडाउमेंट फंड या स्पेसिफिक फंड कहा जाता है। तो यही स्पेसिफिक फंड हमारा रिसिप्ट साइड भी आएगा और यही हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड भी आएगा। मैं क्यों बता रहा हूं आपको ये सब चीजें? क्योंकि इन्हीं चीजों के बेसिस पे आपको आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर को करने में हेल्प मिलेगी। जब स्पेसिफिक फंड आता है तो ऑब्वियसली ये P&L में कभी भी नहीं आएगा, और सॉरी टू से ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कभी भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे डोनेशंस कभी कभार ही एनपीओस को मिलते हैं, जो कभी कभार ही ऐसे रिच पर्सन आते हैं जो मान लीजिए एक ह्यूज अमाउंट में उन्होंने 50 लाख रुपए दे दिए। जैसे इमेजिन अ पर्सन हैज डोनेटेड 50 लाख रुपीस टू आवर एनपीओ एंड ही हैज रिक्वेस्टेड दैट सर प्लीज इन्वेस्ट दिस मनी फॉर मेकिंग अ गेमिंग जोन फॉर द किड्स। तो ऑब्वियसली वी आर रिस्पॉन्सिबल टू इन्वेस्ट दैट मनी टू क्रिएट ओनली अबाउट द गेमिंग जोन। इसके अलावा हम उस पैसे को कहीं पे भी खर्च नहीं कर सकते। एंट्रेंस फी, अब आप कहेंगे सर जब मेंबरशिप फी आ गया तो एंट्रेंस फी क्या है? अब एंट्रेंस फी की बात करें, इमेजिन करेगा आप कोई जिम ज्वाइन करते हैं, आप कोई क्लब ज्वाइन करते हैं, आप कोई हेल्थ क्लब ज्वाइन करते हैं, तो सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप फी तो आपको काफी टाइम तक एक पीरियड के लिए रहना पड़ता है, तब तक के लिए मेंबरशिप फी होती है। जैसे ही आपने जिम ज्वाइन किया तो सबसे पहले जो ट्रेनी होते हैं या जो जिम के ओनर होते हैं वो आपसे क्या कहते हैं कि सर एज ए डेमो या फिर एज ए एंट्री फी आपको एक अमाउंट पे करनी पड़ेगी। तो उसी एंट्री फी के बाद में आपको लाइफ टाइम तक कभी भी एंट्री फी पे नहीं करनी पड़ेगी। आपको याद होगा जब अपन स्कूल्स में एडमिशन लेते हैं तो एक रजिस्ट्रेशन फी हमें पे करनी पड़ती है। तो वो रजिस्ट्रेशन फी अगर हम एक बार पे कर देते हैं तो हमें लाइफ टाइम तक, जब तक सॉरी नॉट फॉर लाइफ टाइम, जब तक हम हमारे सीनियर सेकेंडरी तक उस स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, तो हमें बार बार उस रजिस्ट्रेशन फी को पे नहीं करना पड़ता। एडमिशन फी कह सकते हैं, एंट्रेंस फी कह सकते हैं। अगर इसको कहा जाए कि इसका ट्रांजेक्शन कहां किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो आएगा, साथ के साथ ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी आएगा। अब आपके मन में एक और सवाल पैदा हो गया, आप कहोगे कि सर अभी तो आप कह रहे थे कि इसको एक बार पे किया जाता है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्यों आएगा? ये तो रेगुलर नेचर हुआ ही नहीं। ऑब्वियसली ये रेगुलर नेचर है। क्यों है? क्योंकि एनपीओ में सिर्फ एक ही मेंबर थोड़ी ना रहना है लाइफ टाइम के लिए। हर बार हर थोड़े समय के बाद एक नया मेंबर आएगा, जब भी फिर उसके बाद एक और नया मेंबर आएगा। ऐसे करते करते हमारा एक टीम, हमारी एक मेंबरशिप बन जाएगी जिसमें काफी सारे मेंबर्स होंगे। तो जितनी बार जितने मेंबर्स आएंगे हर मेंबर से क्या लिया जाएगा? एक एंट्रेंस फी लिया जाएगा। तो हमारा जो एनपीओ के लिए वो तो इनकम बार बार होनी है, वो पैसा तो हर बार जब कभी भी कोई नया मेंबर आएगा, whenever a new member enters at our NPO, he will be charged with the entrance fee। तो हमेशा ध्यान रखिएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट में भी आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी आएगा। लेगेसी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कीवर्ड ऑफ द एनपीओ चैप्टर। अब बात आती है सर ये लेगेसी है क्या? काफी डिफरेंट वर्ड है, पहली दफा सुना है इसके बारे में। तो देखिएगा कि इमेजिन करिएगा किसी एनपीओ में 5 मेंबर्स थे और पांचों काफी रिच थे। एक मेंबर जिसने काफी सारे पैसे कमाए, उसने अपनी विल बना रखी थी। इट मींस अपन कह सकते हैं कि उसने अपनी वसीयत पहले से तैयार कर रखी थी, और उन्होंने अपने विल के अंदर ये लिखा हुआ था कि जब कभी मेरी डेथ हो जाती है तो मेरी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा कहां चला जाए? इस एनपीओ में चला जाए। तो ऑब्वियसली ध्यान रखिएगा अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है कि अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है और उस मेंबर की प्रॉपर्टी में से कोई भी हिस्सा एनपीओ के पास जाता है तो वो उसको कहा जाता है लेगेसी। ये भी कहां आएगा? हमारे रिसिप्ट साइड में, और अलोंग विद हमारे बैलेंस शीट में भी आएगा। और बैलेंस शीट में भी कौन सी साइड? लायबिलिटी साइड। क्यों आएगा? क्योंकि ये भी हमारे लिए क्या बन चुकी है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है कि इनके पैसे को हमें सही ढंग से यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पे पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। अब बात आती है कि ऑनरेरियम, जैसे आपको दिख रहा होगा ऑनर से रिलेटेड ये वर्ड है, HONOUR भी होता है, और अगर कंपैरेटिव लैंग्वेज की अपन बात करें, सी लैंग्वेज की बात करें तो HONOR भी होता है। ऑनरेरियम की अगर बात की जाए तो इमेजिन करिएगा हम किसी भी सेलिब्रिटी को इनवाइट करते हैं हमारे एनपीओ के प्रमोशन के लिए। इमेजिन करिएगा हमारे एनपीओ को 1 साल पूरा हो जाता है एंड वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट द 1 ईयर एनिवर्सरी ऑफ आवर एनपीओ। पर साथ साथ हम एक ये भी फायदा देखते हैं कि यार किसी भी तरीके से इसको प्रमोट किया जा सके, इसका प्रमोशन हो सके, तो हम क्या करते हैं? किसी एक सेलिब्रिटी को इन्वाइट करते हैं किसी एक फिक्स पर्पस के रूप में कि भाई वो आकर के यहाँ पे परफॉर्म करे। और जब वो परफॉर्म कर रहे होंगे तो बैक स्टेज पे क्या होगा? बैक साइड में उनके हमारे एनपीओ का एडवर्टाइजमेंट होगा। और जब वो परफॉर्म करेंगे या फिर वो लोगों को प्रमोट करेंगे हमारे एनपीओ के लिए, ताकि लोग इसमें डोनेट कर सके, लोगों की मदद हो सके, जो शेल्टर्स है उनकी मदद हो सके, जो नीडी पर्सन है उनकी मदद कर सके, तो उनके बदले में हम जो उन्हें जो भी अमाउंट उनको पे करते हैं फॉर द ऑनर, उसको कहा जाता है ऑनरेरियम। इसको एक सिंपल से वर्ड में कहें तो ये भी ध्यान से रखिएगा कि भाई इमेजिन करिएगा हमारे स्कूल में कोई भी एक टॉपिक हो नहीं पाया था, या किसी भी सब्जेक्ट की अगर बात करें, अगर इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं, इमेजिन करिएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के 4 चैप्टर बच जाते हैं।
और उन चैप्टर के लिए किसी एक स्पेसिफिक टीचर को हायर किया जाता है ओनली फॉर टारगेटेड चैप्टर्स, और उन्हें यह कहा जाता है कि सर आपको ये 4 चैप्टर्स करवाने पड़ेंगे। और उन्होंने ये भी कह दिया कि ठीक है, आई एम रेडी टू डू दैट, मैं ये 4 चैप्टर करवाने को तैयार हूं। और जब उनको इन 4 चैप्टर को कंप्लीट करने के बदले में जो भी पेमेंट दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? ऑनरेरियम कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑनरेरियम ऐसे बार बार होते रहते हैं हमारे पास ऐसे खर्चे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे को इनको लाइफ टाइम तक हमें प्रॉफिट भी मिलने वाला है, हमें प्रमोशन भी मिलने वाला है, ठीक है। तो ये भी कहां रहता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में इसको डिनोट किया जाता है। फिर बात आती है डोनेशन। ऑब्वियसली अगर एनपीओ चला रहे हैं तो डोनेशन इज द इंपॉर्टेंट बेसिक फॉर आवर एनपीओ एंड द बेसिक नीड फॉर आवर एनपीओ, क्योंकि अगर हमारे पास पैसा आएगा तो सिर्फ और सिर्फ कहां से आएगा? डोनेशन बेसिस आएगा। अब डोनेशन को भी अगर देखा जाए तो 2 भागों में बांटा गया है, जनरल डोनेशन एंड स्पेसिफिक डोनेशंस। जनरल डोनेशन, इमेजिन करिएगा, कई बार आपने लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोग किसी भी मंदिर में, ट्रस्ट में, या किसी भी हेल्थ क्लब में, किसी भी ऐसे हॉस्पिटल में जो लोगों की फ्री में ट्रीटमेंट कर रहा हो, वहां पे एक अमाउंट छोड़ जाते हैं, या एक कैश बॉक्स रखा होता है, वहां पे बिना कोई नाम लिखे वहां पे पैसा छोड़ जाते हैं। तो दैट इज नॉन एज जनरल डोनेशन, कि आपको बाउंडेड नहीं किया गया कि आपको उस पैसे का क्या करना है। आप उस पैसे को कहीं पर भी यूटिलाइज कर सकते हैं, लोगों की भलाई के लिए, उनके लिए कपड़े खरीद सकते हैं, उनके लिए फूड फैसिलिटीज अवेलेबल करवा सकते हैं, उनके लिए स्पोर्ट्स मटेरियल अवेलेबल करवा सकते हैं, उनके लिए स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल करवा सकते हैं। अगर ऐसा कोई पैसा आपके पास आता है तो उसको जनरल डोनेशन कहा जाएगा। और जनरल डोनेशन तो वही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट बाउंडेड टू स्पेंड दैट मनी फॉर एनी स्पेसिफिक पीरियड। हम इसको कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या कहीं पर भी स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन बात आती है स्पेसिफिक पीरियड के लिए या स्पेसिफिक टाइम के लिए, कि अगर किसी ने कोई पैसा दिया है एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, कि सर हम आपको एक पैसा दे रहे हैं, इतना पैसा दे रहे हैं, इस पैसे को आपको बच्चों के हेल्थ इश्यूज को सही करने के लिए स्पेंड करना है, या आपको बच्चों के लिए एक हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करना है, या किसी ने एक एनपीओ को पैसा दिया कि जनाब आपको इस पैसे से क्या करना है? ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करना है, तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक पीरियड या स्पेसिफिक डोनेशन हो जाएगा। स्पेसिफिक डोनेशन की बात करें तो रिसिप्ट एंड पेमेंट के रिसिप्ट साइड अलोंग विद बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड। लायबिलिटी साइड में पहले भी बता चुका हूं, whenever we are bounded to do and whenever we are bounded to spend an amount with a specific criteria, that thing always will be recorded at the liability side of the balance sheet. Sale of assets, अब sale of assets की बात आ जाती है। अब आपको होगी सर ये एसेट कहां से आ गई? ऑब्वियस सी बात है, एनपीओ चला रहे हैं, बिल्डिंग भी हमने खरीदा है, व्हीकल भी हमने खरीदे होंगे, ऑब्वियसली एसेट्स भी होगी, हमारे पास फर्नीचर भी होगा, हमारे पास इक्विपमेंट्स भी होंगे, टीवी भी होगा, हमारे पास हमारा खुद का फर्नीचर होगा, रेफ्रिजरेटर होगा, वॉशिंग मशीन्स होंगे, कुछ भी चीजें हो सकती है जो हमने हमारे एनपीओ के लिए खरीदी है। इमेजिन करिएगा, मैंने एक एम्बुलेंस खरीदी थी मेरे एनपीओ के लिए, काफी साल तक उसको यूटिलाइज किया, काफी टाइम तक उसको काम में लिया, और काम में लेने के बाद अब देखा कि वो काफी पुरानी हो चुकी है। हाँ, ये जरूर बात है कि जब मैंने वैन को खरीदा था तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, बिकॉज आई वाज अवेयर कि इस एम्बुलेंस से हमें काफी टाइम तक हमारे एनपीओ को फायदा होने वाला है, क्योंकि हम लोगों की मदद करने वाले हैं उससे। लेकिन जब वो कार पुरानी हो गई या जब वो एम्बुलेंस पुरानी हो गई, हमने उसको बेच दिया, और बेचने के बाद जो भी पैसा हमारे पास आता है तो ऑब्वियसली दैट विल बी रिकॉर्डेड इनटू द इनकम साइड एंड अलोंग विद द रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड। और साथ ही साथ में जो वो ऐसा अगर ऐसी एसेट को अगर हम सेल करते हैं तो उसको बैलेंस शीट के एसेट्स में से माइनस कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा कि इमेजिन करिए हमारे पास 5 लाख रुपए का फर्नीचर था हमारे एनपीओ में से, जिसमें से कुछ फर्नीचर 2 लाख रुपए का फर्नीचर पुराना हो गया था। उस फर्नीचर को इमेजिन करिएगा हमने 1 लाख रुपए में बेच दिया था या 50,000 रुपए में बेच दिया, तो ऑब्वियसली हम उस फर्नीचर 5 लाख के फर्नीचर में से 2 लाख रुपए का फर्नीचर माइनस कर देंगे। 50,000 रुपए या जो भी पैसे हमें रिसीव हो रहे हैं वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के कैश साइड में या रिसिप्ट साइड में आएंगे, अलोंग विद द इनकम साइड भी आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको फिर रिपीट करवा देता हूं कि जितने भी रेवेन्यू रिसिप्ट जो हैं हमारे, मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार के लिए, रेवेन्यू रिसिप्ट, रिसीट्स भी कहा जाता है इन्हें। रेवेन्यू रिसीट्स यानी ऐसी रिसीट्स जो रेगुलर नेचर में हो, जो बार बार हमें रिसीव हो, जो रिकरिंग नेचर में हो, रेगुलर और रिकरिंग।
जो हमें हर थोड़े वक्त के बाद हमें रिसीव होती रहे, जनरल डोनेशन आ गया, कोई भी नॉर्मल डोनेशन हो गया, ठीक है, ऐसा पैसा जो बार बार आता रहे, बार बार हमारे पास इनकम के रूप में। सब्सक्रिप्शन भी इसी का हिस्सा है, मेंबरशिप फी भी इसी का हिस्सा है, एंट्रेंस फी भी इसी का हिस्सा है। तो ये जितने भी रेगुलर रिसीप्ट्स होंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट में भी आएंगे, अलोंग विद ये कहां आ जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में इनको लिखा जाएगा। अगर कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, अगर वो खर्चे जो हम रेगुलर कर रहे हैं, बार बार जिनको हमें करना पड़ता है हमारे एनपीओ को ऑपरेट करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको एग्जीक्यूटिव में रखने के लिए, एग्जीक्यूशंस में रखने के लिए, सैलरी देना एम्प्लॉइज को, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे करना, हेल्थ इक्विपमेंट्स के लिए एक्सपेंडिचर्स करना, मेडिसिन अवेलेबल करवाना, छोटे छोटे स्पोर्ट्स मटेरियल अवेलेबल करवाना, और वाटर बिल्स हो गए, टेलीफोन बिल्स हो गए, कम्युनिकेशंस बिल्स हो गए, तो ये सारे खर्चे कहां आ जाएंगे, हमारे एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे। अगर इसके अलावा दो कीवर्ड्स और भी है हमारे पास, जिसको अपन कहते हैं कैपिटल रिसीट्स, और इसके अलावा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। मैं नॉर्मल से और इजीली दो वर्ड्स को आराम से समझाना, एकदम आसान से समझाना चाहूंगा। कैपिटल रिसीप्ट्स की अगर बात की जाए तो वो अमाउंट, वो पैसा जो हमें लंबे टाइम तक संभाल कर रखना हो, या जिसके लिए हम बाउंडेड हो चुके हो, या जिसके लिए हमें स्पेसिफिक एंडाउन कर दिया गया हो कि जनाब आपको इस पैसे को एक स्पेसिफिक पीरियड की तरफ ही खर्चना है, या आपको एक स्पेसिफिक इवेंट की तरफ ही स्पेंड आउट करना है, तो वो हमारी कैपिटल रिसीट्स हो जाएगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की बात करें तो नॉर्मल से वर्ड में कहूं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर जिनसे हम हमारी एसेट्स खरीदें। एसेट्स क्यों? क्योंकि एसेट्स हमें काफी टाइम तक यूटिलाइज होती है। हमने जैसे एम्बुलेंस का मैंने अभी एग्जांपल दिया था, फर्नीचर खरीद लिया हमने, इक्विपमेंट्स खरीद लिए हमने, और काफी सारी चीजें हैं ऐसी, मशीनरीज हमने खरीदी, कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीद ली हमारे एनपीओ के लिए, कोई प्रोमाइसेस खरीद लिया जिसके अंदर अपन ये चाहते हैं कि आगे बढ़कर हम हमारे एनपीओ को थोड़ा और अपग्रेड कर सके और फैसिलिटेट कर सके। तो ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो लाइफ टाइम तक हमें काम आने वाले हैं या काफी सालों तक हमें काम आने वाले हैं, इनको अपन कहां दिखाते हैं? बैलेंस शीट में दिखाते हैं। और बैलेंस शीट में भी कौन सी साइड? एसेट साइड। तो मैं आपको दोनों चीजों के बारे में बता चुका हूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में बता चुका हूं, बैलेंस शीट के बारे में अपन ब्रॉडली आगे बात कर लेंगे अकाउंट की। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर मैं पहले भी बता चुका, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि एनपीओ का मोटिव ही नहीं होता प्रॉफिट अर्न करना। आइए देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में। द स्ट्रक्चर इज इन फ्रंट ऑफ यू। फॉर्मेट में पहले से बना के रखा हुआ है व्हाइट बोर्ड पे। फॉर द ईयर एंडेड एज ऑन, जिस भी साल के आखिर में या जिस भी साल की यानी 31 मार्च को बनाया जाएगा वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। देखिएगा डेबिट साइड जो होता है हमारा बिलोंग करता है एक्सपेंडिचर्स का सारा, जितने भी एक्सपेंडिचर्स होंगे डेबिट साइड में डिनोट किए जाएंगे, और जितने भी रिसीट्स होंगे हमारे वो इनकम साइड में डिनोट किए जाएंगे। अब बात ये आती है कि सर अगर यही चीजें सेम होनी थी तो ये तो हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट में भी देखा था, बट ऐसा नहीं है। रिसिप्ट एंड पेमेंट एक्चुअल में एक ऐसा अकाउंट होता है जिसे फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी कि पैसा कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है। एज अपन कह सकते हैं वो एक सेल्फिश अकाउंट है, उसको नहीं फर्क पड़ता कि पैसा रेवेन्यू रिसीट है, कैपिटल रिसीट है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या पैसा इस साल का है या अपकमिंग ईयर का है या लास्ट ईयर का है। उससे सिर्फ पैसे आने से मतलब होता है और पैसे जाने से मतलब होता है। लेकिन अगर अपन बात करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तो ये काफी ज्यादा लोयल अकाउंट है। ये कहता है जनाब नहीं, मुझे ना ही तो एडवांस से मतलब है और मुझे ना ही पास से मतलब है। मैं अगर कोई भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करूंगा तो वो सारे के सारे प्रेजेंट ईयर के रिकॉर्ड करूंगा। या डेफिनेटली आई विल रिकॉर्ड आउट ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ द रनिंग ईयर, बट इट कैन बी ऑल्सो अबाउट द एक्रूअल बेसिस। ये एक्रूअल बेसिस भी होंगे। एक्रूअल और के बारे में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में जरूर बताऊंगा। पहले अपन अभी देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के फॉर्मेट की तरफ और इसके न्यूमेरिकल की तरफ, ताकि एटलीस्ट आपसे तकरीबन 10 से लेकर के 20 या 22 नंबर के क्वेश्चन तक जो है आई मीन टू से 10 नंबर के क्वेश्चन से लेकर के 22 यानी 22nd क्वेश्चन तक आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व आउट हो सके। आइए देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में। मैं पहले भी बता चुका है इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो अकाउंट होगा वो सारा का सारा रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स को लेकर के, सॉरी रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को लेकर के होगा। रेवेन्यू रिसीट्स यानी वो छोटी छोटी रिसीट्स जो हमारे पास रेगुलर बेसिस में रहेंगी, रिकरिंग नेचर में रहेगी, बार बार हमारे पास होती रहेगी। और एक्सपेंडिचर यानी वो एक्सपेंडिचर जो रेगुलर नेचर में होंगे, रिकरिंग नेचर में होंगे, बार बार होते रहेंगे। अब ऑब्वियसली एक एनपीओ चला रहे हैं, लोगों की मदद के लिए चला रहे हैं, तो खर्चे भी हमारे सामने काफी आएंगे। तो आइए देखते हैं, जैसे हमारे सामने हो गया टू रेंट, नॉट अबाउट लोकल रेंट, ध्यान रखिएगा होल रेंट, लोकल रेंट वो सारे इनकम साइड्स में रहेंगे। टू सैलरी,
नेक्स्ट अपन देखें तो टू रिपेयर्स, फिर अपन देखें तो हमारे ऑनरेरियम, फिर हमारे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट हो सकते हैं, यानी जितने भी रेगुलर एक्सपेंडिचर्स होंगे हमारे वो सारे इस साइड में लिखे जाएंगे। जैसे वाटर बिल्स हो गया, जितने भी खर्चे रहेंगे जो रेगुलर नेचर के होंगे वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स में आएंगे। अगर इनकम की बात की जाए तो ऑब्वियसली इनकम यानी कि अब एनपीओ चला रहे हैं, ट्रस्ट चला रहे हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट है, हेल्थ क्लब है, या हॉस्पिटल है, या चैरिटेबल हॉस्पिटल, जो भी अपन चला रहे हैं ऑब्वियसली हमारे पास पैसे आएंगे। और वो पैसे आएंगे कहां से? जैसे हमारे पास आया, सबसे पहली बात मैं पहले भी बता चुका, बाय सब्सक्रिप्शन। बाय डोनेशन, डोनेशन भी कौन सा? जो जनरल डोनेशन है, ना कि स्पेसिफिक डोनेशन। नेक्स्ट अगर अपन देखें, बाय एंट्रेंस फी, बाय एडमिशन फी, एक और इंपॉर्टेंट नोट ध्यान रखिएगा, बाय सेल ऑफ ऑल न्यूज़पेपर। काफी बार मोस्टली क्वेश्चन में ये दिया जाता है, बाय सेल ऑफ ऑल फिक्स एसेट्स, बाय सेल ऑफ ऑल इक्विपमेंट्स, बाय सेल ऑफ ऑल मशीनरीज, यानी जितनी भी हमें इनकम होगी, रेवेन्यू इनकम, वो सारी की सारी हमारे इस साइड में लिख दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, मैं फिर बता देता हूं, ये एक्रूवल बेसिस रहेंगे। अब बात आती है एक्रूवल बेसिस की, तो आप कहेंगे सर ये एक्रूवल बेसिस क्या है? एक्रूवल बेसिस, इमेजिन करिएगा कि मुझे कहीं से सैलरी रिसीव होनी थी और वो पूरी 12 महीने की होनी थी, लेकिन एक्चुअल में मुझे रिसीव हुई ओनली फॉर 11 मंथ्स। तो कैश अकाउंट को या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को तो कोई मतलब नहीं होता, वो तो कहता है कि भाई जनाब मेरे पास 11 महीने की आई है तो मैं 11 महीने लिखूंगा। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्चुअल में क्या कहता है, अगर आपके पास सैलरी 11 महीने की ही आई है और अभी भी इट्स अबाउट टू कम 1 मंथ मोर, 1 महीने की और आनी है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर 11 मंथ तो दिखाएगा ही दिखाएगा, प्लस एक्रूड इनकम 1 मंथ की और ऐड करके दिखा देगा यहां पर पे। जैसे सब्सक्रिप्शन है, इमेजिन करिएगा सब्सक्रिप्शन मेरे पास पूरे साल भर में आना था 12 लाख रुपए और एक्चुअल में आई गॉट ओनली 10 लाख, तो यहां पर ये क्या करेगा, ऐड करेगा क्या, एक्रूड सब्सक्रिप्शन 2 लाख रुपीस, और वो डिनोट कहां कर दी जाएगी, यहां कर दी जाएगी। यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये सारे के सारे एक्रूवल बेसिस टॉपिक पे काम करेगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट कभी भी एक्रूवल बेसिस पे काम नहीं करता, इज जस्ट लाइक अन सेल्फिश पर्सन कह सकते हैं अपन, एक सेल्फिश अकाउंट कह सकते हैं अपन, जिससे सिर्फ पैसे आने से मतलब है या पैसे जाने से मतलब है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, इनकम की तरफ एक बाय लोकल रेंट, बाय होल रेंट, ये दो चीजें आपको काफी देखने के लिए मिलेगी। ये ऐसी इनकम है जैसे जो मेंबर्स को लॉकर्स प्रोवाइड करे गए हैं उनके लिए उनको एक फिक्स चार्ज देना पड़ता है या एक मंथली अमाउंट देना पड़ता है, जो एनपीओ के लिए एक इनकम ही हो जाती है, इनकम जनरेट ही हो जाती है। वो सारी की सारी कहां डिनोट कर दी जाएगी, यहां पे डिनोट कर दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हमारे पास उस साइड के कंपैरिजन में इस साइड का टोटल कम आता है तो हमारे पास इस तरफ क्या निकलेगा। अगर आपको याद हो तो अपन जब अपन P&L बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो हमारा इस तरफ क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट निकलता है। लेकिन हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, एनपीओ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट का तो नाम ही नहीं हो सकता, बिकॉज वी आर नॉट वर्किंग विद द प्रॉफिट मोटिव, वी आर वर्किंग विद द सोशल वेलफेयर एंड फॉर द ह्यूमैनिटी। तो डेफिनेटली अगर हमारे पास इनकम ज्यादा है और हमारे एक्सपेंडिचर्स कम है तो हमारे पास क्या बच जाएगा, टू सरप्लस। और इन केस इफ इट हैपन्स कि हमारे एक्सपेंडिचर्स ज्यादा हैं और हमारी इनकम कम है, तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या रहेगा, बाय डेफिसिट। ध्यान रखिएगा, इन दोनों में से सिर्फ एक ही चीज अवेलेबल हो सकती है। जिस तरफ भी हमारा बैलेंसिंग फिगर निकलेगा हम बैलेंसिंग फिगर को निकालेंगे
और बैलेंसिंग फिगर निकालने के बाद में हम क्या कर देंगे, दोनों साइड का टोटल इक्वल कर देंगे एंड इट विल बी टोटल एट आवर बॉटम। Okay, you can see guys, this one is our income and expenditure account. अब अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम कर चुके हैं तो ऑब्वियसली हमारे सामने एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, वो रहेगा हमारा सबसे था कि भाई अपन ने बेसिक्स किए, हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किया, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है वो आज की क्लास है। क्यों? वो क्लास रहेगी हमारी रहेगी सब्सक्रिप्शन अकाउंट की। अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट को करने के पीछे दो तरीके रहते हैं। एक तो रहता है हमारा अकाउंट बेसिस या अकाउंट वाइज जैसे अपन करते हैं, और दूसरा हम करते हैं जिसको वो रहता है हमारा स्टेटमेंट वाइज या स्टेटमेंट बेसिस पे। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, बट मैं प्रेफर करता हूं अकाउंट्स स्टेटमेंट की तरफ। क्यों? हाँ, स्टेटमेंट फॉर्मेट इजी तो है, बट अगर इनकेस आपको एग्जाम में सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाने के लिए पूछ लिया जाए तो डेफिनेटली वी नीड टू नो, हमें पता होना चाहिए सब्सक्रिप्शन का अकाउंट कैसे बनेगा। तो आइए देखते हैं सब्सक्रिप्शन के अकाउंट की तरफ। काफी हद तक बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है। सबसे पहले देखिएगा, फॉर्मेट मैंने पहले से लिखा है आपके सामने, बाय बैलेंस बीडी। यहां पे लिखा मैंने ओपनिंग एडवांस। अब आप ये कहेंगे सर ये ओपनिंग एडवांस क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा वापस लेके जाता हूं सब्सक्रिप्शन की तरफ कि हम लोग क्या चला रहे हैं सॉरी, हम लोग क्या चला रहे हैं, एक चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहे हैं, एक एनपीओ चला रहे हैं। तो हमारे पास जो इनकम होगी वो कहां से होगी, हमारे जितने भी मेंबर्स हैं हम उनमें से कुछ उनसे हर मंथ या हर क्वार्टर या हर ईयरली या हर हाफ ईयरली या एवरी हाफ ईयरली जिसको अपन कहते हैं, हम एक अमाउंट रिसीव करते हैं जिसको कहा जाता है सब्सक्रिप्शन, जो हमारे पास इनकम के रूप में आती है। इनकम इसलिए नहीं कह सकते बिकॉज वी आर नॉट वर्किंग विद द प्रॉफिट मोटिव। मैंने यहाँ पे हाइपोथेटिकली 3 इयर्स लिखे हैं, 3 इयर्स। ऐसा ही आपको एज इट इज अगर क्वेश्चन में मिले तो आपको एज इट इज दिखाना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है 16, 17, 17, 18 और 18, 19। ये जो ईयर है हमारा 31 ऑफ मार्च यानी 2018 को हमें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड बनाने हैं, किसके, एनपीओ के। तो हमें एज इट इज इन अमाउंट्स को यहां लिख देना है। तो अब एक चीज देखिएगा, मैंने यहां पे लिखा है बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस किसका, सब्सक्रिप्शन का। अब बात आती है सब्सक्रिप्शन के ओपनिंग एडवांस की, तो यानी कि वो एडवांस, अब साल शुरू होता है हमारा 1 अप्रैल को। अगर हमें एडवांस मिलता है तो अगर हम देखें तो हमारे इस ईयर के लिए मिलेगा, तो इसको अपन कह सकते हैं ओपनिंग एडवांस। यानी लास्ट ईयर को किसी भी मेंबर ने पिछले साल हमें कुछ अमाउंट एडवांस में दे दी थी इसी साल के लिए, तो ऑब्वियसली जो लास्ट ईयर एडवांस था, जो ओपनिंग ईयर एडवांस था, वो हमारे इस साल का रहेगा। इमेजिन करिएगा, मुझे इस साल 2 लाख रुपए रिसीव हुए थे सब्सक्रिप्शन के, और पिछली बार किसी ने मुझे 20,000 रुपए दे दिए थे लास्ट ईयर में। यानी कि कब बात करूं मैं, 16, 17 में किसी ने मुझे 20,000 रुपए दिए थे। तो ऑब्वियसली वो 20,000 रुपए क्या लास्ट ईयर के थे? नहीं, वो हमारे करंट ईयर के हैं। तो ऑब्वियसली हमारे लिए वो पैसे क्या होंगे, हमारी इस साल की सब्सक्रिप्शन अमाउंट रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपन बाय ओपनिंग एडवांस। ये आपको दिया हुआ मिलेगा, डेट वाइज भी अपन इसके बारे में डिस्क्लोज करेंगे और बात करेंगे। तो बाय ओपनिंग एडवांस रहेगा सब्सक्रिप्शन का, हमने यहां लिखा एज इट इज। अगर आपको 3 साल दिए हुए हैं, जो बेस ईयर हम ऑलवेज मिड ईयर जो होता है, मिड अमाउंट जो होती है वही हमेशा बेस ईयर रहता है हमारे क्वेश्चंस में। बाय बैंक में एज इट इज जैसे फॉर्मेट में दिया हुआ है, आपको एज इट इज हम यहां लिखेंगे। फिर यहां पे रहता है बाय बैलेंस ईडी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, अब बात करते हैं ये क्या है। इमेजिन करिएगा, मुझे मेरे एनपीओ से, मेंबर से वही 2 लाख रुपए लिख देता हूं मैं यहां पे। 2 लाख रुपए रिसीव तो हुए, बट अभी भी मेरे एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये भी दिया हुआ है कि 20,000 रुपीज इट्स स्टिल आउटस्टैंडिंग एट द क्लोजिंग ऑफ द ईयर। यानी इस साल के आखिर में, यानी कब, 31 मार्च 2018 को कुछ अमाउंट ऐसी थी जो आनी थी पर अभी तक नहीं आई है। तो ऑब्वियसली आनी थी पर आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आनी थी तो इट मींस इसी साल की आनी थी। मुझे रिसीव कितने हुए, 2 लाख रुपए, और आनी कितनी थी, यानी आउटस्टैंडिंग कितना दिखा रहा है, 20,000। यानी मेरी इस साल का सब्सक्रिप्शन बनता कितना है, 2,20,000। तो ध्यान रखिएगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हम कहां लिखेंगे, इस साइड में लिखेंगे, और वो रहेगी हमारी करंट ईयर की। ध्यान रखिएगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यानी हमारे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। आपको ये जो ओएस लिखा हुआ, आपको इस तरीके से कभी भी नहीं बढ़ना है, आपको पूरा ही नाम लिखना है।
डेबिट साइड में हमने लिखा है टू बैलेंस बीडी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। अब बात आती है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग की। अब किसी साल की ओपनिंग डेट को, यानी मैं अगर इसी साल की बात करूं 17-18 की, तो हमारा साल शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 31 मार्च 2018। अगर इस डेट को ओपनिंग आउटस्टैंडिंग की बात की जाए, यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, यहां पर कोई चीज ओपनिंग जो हमारी डेट है आउटस्टैंडिंग कैसे रह सकती है? ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कब बना? जब 31 मार्च 2017, यानी जो प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग डेट थी, यानी कौन सी वाली, ये वाली, जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग था वही हमारा क्या होगा, इस साल का ओपनिंग होगा। अगर हमारे सब्सक्रिप्शन में अगर कोई पीछे की अमाउंट बाकी है तो ऑब्वियसली हमें सबसे पहले वो रिसीव होगी। तो जो पहले रिसीव होगी तो क्या वो इस बार की है? नहीं जनाब, वो पिछले साल की थी, और जो पिछले साल की थी उसको हमने बाकायदा एसेट्स में दिखा दिया था। कैसे? देखिएगा, मैंने लिखा कि ड्यूरिंग दिस ईयर आई रिसीव्ड 5 लाख रुपीज एज माई सब्सक्रिप्शन फॉर माई एमपीओ। 5 लाख रुपए मुझे इस साल रिसीव हुए, लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ था कि ओपनिंग एडवांस इस तारीख को लिखा हुआ था 50,000 रुपए, सॉरी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ था 50,000 रुपीज ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, यानी इस तारीख को कोई अमाउंट बकाया थी 50,000 रुपए। और ये अमाउंट आई कहां से? प्रीवियस ईयर की लास्ट डेट को, यानी 31 मार्च 2017 को। इस साल को बकाया कितना था? 50,000, और हमें मिला कितना है? 5,000। तो सबसे पहले ये 50,000 इसी में तो है, तो क्या वो हमारे इस साल के हैं? नहीं, वो हमारे लास्ट ईयर के। अगर कोई लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो हम उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इसलिए हमने कहां लिख दिया? डेबिट साइड में लिख दिया। मैं आपको स्टेटमेंट वाइज भी बताऊंगा, तो इट विल बी वेरी इजी टू कैलकुलेट, इट विल बी वेरी इजी टू नो अबाउट दिस। आपको बस इतना ध्यान रखना है, अगर हमारे सब्सक्रिप्शन में या हमारे एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई भी ओपनिंग एडवांस ऑफ सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है हमारे करंट ईयर का, हमें उसे इस साइड लिखना है। ये हमारे एज इट इज जो हमें क्वेश्चन में दिया, हमें एज इट इज डिनोट कर देना है। यहां पर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, यानी इस साल के आखिर में हमारे रनिंग ईयर की 31 मार्च को अगर कोई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, यानी कुछ ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो हमें मेंबर से मिलना था बट अभी भी बाकी है, तो हम उसको कहां डिनोट करेंगे? यहां पर पे। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, यानी जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग था वही हमारा क्या बना, यानी इस साल की अगर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग की बात की जाए तो वही तो हमारा क्या बना? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का। तो ऑब्वियसली इसको कहां दिखाएंगे? डेबिट साइड में। फिर मैंने यहां लिखा है टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग एडवांस। अब आप ये कहेंगे सर यहां पे आपने सीडी कैसे लिखा, कैरी डाउन कैसे लिखा? तो ऑब्वियसली ये जो फॉर्मेट है, देखिएगा आपके लिए सारी चीजें ट्रांसपेरेंट रहेगी इस चीज में। क्लोजिंग एडवांस कैसे? कि साल के आखिर में, यानी 31 मार्च 2018 को किसी एक मेंबर ने मुझे फोन किया और कहा कि सर मैं आपको 2 लाख रुपए एडवांस दे रहा हूं मेरे सब्सक्रिप्शन के हिस्से के। तो अगर वो मुझे साल के आखिर में एडवांस दे रहा है या लास्ट मंथ में एडवांस दे रहा है, क्या वो मुझे रनिंग ईयर का देगा? जब ईयर 1 महीने बाद खत्म होने वाला है, या 10 दिन बाद, या 5 दिन बाद, या 2 महीने बाद खत्म होने वाला है, तो वो एडवांस मुझे कब का देगा? नेक्स्ट ईयर का देगा। तो क्या वो नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमारे इस साल का सब्सक्रिप्शन है? नहीं, वो तो हमारे नेक्स्ट ईयर का है। इट मीन्स अपन कह सकते हैं एडवांस है हमारा, तो हम उसको भी ऐड नहीं कर सकते। इसलिए हमने इसको कहां लिखा है? डेबिट साइड में। क्या? टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग एडवांस ऑफ सब्सक्रिप्शन। ध्यान रखिएगा, यहां का टोटल और यहां की टोटल करने के बाद में हमारे पास जो अमाउंट बचेगी उसको हम कहेंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये क्या रहेगा? हमारा बैलेंसिंग फिगर। ये जो अमाउंट होगी ये कहां जाएगी? ये जाएगी हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आप कोई भी बुक को फॉलो करें, इट डजंट मैटर, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपको इसी बेसिस पे मिलेंगे। अकाउंट वाइज की बात आती है तो आपका फॉर्मेट ये रहेगा। ओपनिंग एडवांस आपको इस साइड लिखना है। ओपनिंग एडवांस ऑफ सब्सक्रिप्शन, अगर हमारे रनिंग ईयर की पहली तारीख को कोई एडवांस है हमारे पास, तो ऑब्वियसली वो लास्ट ईयर का है। किसी ने हमें लास्ट ईयर एडवांस दिया था तो किस ईयर के लिए दिया होगा? मान लो किसी ने मुझे पिछले साल 2 लाख रुपए दिए कि सर आपको एडवांस दे रहा हूं 2 लाख रुपए सब्सक्रिप्शन के मेरी तरफ से या मेरी मेंबरशिप के, तो ऑब्वियसली वो तो मेरे इसी ईयर के लिए ना, तो मेरे इसी सब्सक्रिप्शन ईयर का हिस्सा है, तो वो ऑब्वियसली ऐड किया जाएगा। और अगर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है,
यानी इस साल जितना अमाउंट आना था और उस अमाउंट में से जैसे 10 लाख रुपए आने थे मेरे मेंबर्स की तरफ से मेरे एनपीओ में, जिनमें से 8 मेंबर्स ने ही पैसा दिया, 2 लाख रुपए तो अभी भी आने बाकी हैं। इस साल के आखिर में क्या हो जाएंगे? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो वो कहां लिख दिए जाएंगे? क्रेडिट साइड में, ताकि उनको ऐड कर दिया जाए। आइए बढ़ते हैं स्टेटमेंट वाइज में, ताकि इट विल बी मोर इजी टू नो अबाउट द सब्सक्रिप्शन अकाउंट। लेट्स हैव अ लुक अबाउट दिस। दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं, बट बशर्ते एट द टर्म एंड कंडीशन, अगर आपको क्वेश्चन में अगर आपसे यह पूछा गया है कि आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर दिखाएं, तो आपको उस फॉर्मेट को फॉलो अप करना पड़ेगा। हाँ सॉरी, आई मेड इट रब। अगर आप चाहे तो इसको थोड़ा सा पीछे जा करके स्टॉप करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं चाहता था, आई वांटेड टू गिव यू प्रोवाइड अ स्क्रीनशॉट, बट बाय मिस्टेकली और बाय कोइंसिडेंसली आई मेड इट रब। लेट्स हैव विद द स्टेटमेंट वाइज। आइए स्टेटमेंट के रूप में देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्या? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, यह आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस मैं नहीं ले रहा है, यहां पे डायरेक्टली लिख रहा हूं कि भाई क्रॉस मार्क लिख रहा हूं, जो भी अमाउंट हमें साल में रनिंग ईयर में हमें रिसीव होगी हमें यहां दिखानी है। ऑब्वियसली अब एक चीज देखिएगा, इमेजिन करिए मुझे इस साल 15 लाख रुपए मिलने थे मेरे मेंबर्स की तरफ से, बट विद एनी रीजन आई गॉट ओनली 13 लाख रुपीज। मेरे को सिर्फ 13 लाख रुपए मिले, बट मिलने कितने थे? 15 लाख। मिले कितने हैं? 13 lakhs। I had to get 50 lakhs but I got only 30 lakhs। तो 2 लाख अभी भी बाकी है। वो मेंबर गए तो नहीं है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं सर, हम नेक्स्ट ईयर दे देंगे। तो ऑब्वियसली वो है कब का सब्सक्रिप्शन? रनिंग ईयर का। तो ऑब्वियसली अपन क्या करेंगे? ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। इसको क्या कर दिया जाएगा? ऐड कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बचता है सब्सक्रिप्शन का तो इसको अपन ऐड करेंगे। और अगर इसी तरीके से हमारे पास कोई प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था, कोई पिछले साल का बकाया सब्सक्रिप्शन था, तो ऑब्वियसली उसको क्या कर दिया जाएगा? लेस कर दिया जाएगा। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। इमेजिन करिए आप किसी एक शॉप से कुछ भी मटेरियल या कुछ भी आपका जो ग्रोसरी स्टोर है, आप उससे सामान खरीदते हैं रेगुलर बेसिस पे। आप उससे सामान खरीदने गए, आप 2 महीने से उससे सामान खरीद रहे हैं, 2 महीने का आपका बकाया था 5,000 रुपए। 2 मंथ्स का आपका पेंडिंग कितना है? 5,000। करंट मंथ में आपने उससे गुड्स खरीदा या आपने उससे ग्रोसरी आइटम्स खरीदे 15,000 के, आपका टोटल ड्यू कितना हुआ? 20,000। आपने उसको क्या कहा कि भाई एक बार आप 10,000 रुपीज को डिपॉजिट कर लीजिए। आपने उनको कितने दिए? 10,000। तो सबसे पहले वो कौन सा हिसाब क्लियर करेंगे? जो पुराना हिसाब है। तो ये 5,000 तो इन्होंने लास्ट ईयर के सब लास्ट 2 मंथ्स के डिपॉजिट किए, और रनिंग मंथ्स के कितने करेंगे? 5,000। तो बैलेंस कितना बचा? 10,000। यानी 5,000 तो जो पुराने थे उनको किया और 5,000 इसमें से ले लिया, तो ड्यू कितना बचा? 10,000। उसी हिसाब से हम क्या करेंगे? अगर कोई हमारा करंट ईयर का क्लोजिंग है तो उसको अपन ऐड कर देंगे, और अगर कोई प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो उसको हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे। अब ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इमेजिन करिए कि मेरे इन्हीं 10 मेंबर्स में से कोई भी 3 मेंबर मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि सर इस साल हमारे पास सफिशिएंट फंड है, तो हम नेक्स्ट ईयर के लिए भी आपको सब्सक्रिप्शन एडवांस में देना चाहते हैं। उन्होंने मुझे इसी साल नेक्स्ट ईयर का एडवांस दे दिया। क्या वो मेरा इस साल का सब्सक्रिप्शन है? क्या वो मेरे एनपीए के लिए इस साल का सब्सक्रिप्शन है? नहीं, बिकॉज दे आर गिविंग मी या दे आर गिविंग टू दिस एनपीओ फॉर द अपकमिंग ईयर। तो जो हमारा हम कहें लेस क्लोजिंग एडवांस ऑफ सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग करंट ईयर, यानी इस साल के आखिर में
वो मुझे एडवांस दे रहे हैं और ये कह रहे हैं सर ये आपके नेक्स्ट ईयर के लिए है, पर वो मुझे रिसीव इसी साल हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो है कब का, फॉर द अपकमिंग ईयर, तो ऑब्वियसली उसको क्या कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा। और सेम एज कंडीशन की बात करें, लास्ट ईयर किसी ने मुझे एडवांस दिया था फॉर द करंट ईयर, यानी मैं बात करूं कि भाई ये 2021-22 चल रहा है और किसी ने मुझे 2021 में मेरे एनपीओ के लिए या हमारे मेंबर्स के एनपीओ के लिए एक एडवांस दिया था लास्ट ईयर कि सर ये आपके अपकमिंग ईयर के लिए है, तो जो लास्ट ईयर के लिए जो एडवांस दिया गया था वो तो हमारे करंट ईयर के लिए है, तो ऑब्वियसली उसको क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, जिसको अपन क्या लिखेंगे, ओपनिंग एडवांस ऑफ सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग करंट ईयर, या अपन इसको ये भी कह सकते हैं कि ये प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग एडवांस भी हो सकता है। इसको क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, और ये जो अमाउंट रहेगी इस अमाउंट को हम कहां दिखाएंगे, ये अमाउंट ट्रांसफर कर दी जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ध्यान से देखिएगा, दो तरीके देखे हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट को करने के, एक हमने अकाउंट वाइज देखा, दूसरा हमने स्टेटमेंट वाइज देखा। अब ये डिपेंड करता है जो फॉर्मेट आपको इजी लगता है, यू कैन गो विद दैट, दोनों ही इजी है, बट ऑलवेज कीप द थिंग एट द नोटिस बोर्ड और एट योर माइंड कि इफ यू आर asked to create subscription account, then definitely you will have to follow that one or that format. न्यूमेरिकल करिए, दोनों ही फॉर्मेट से करिए। इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम और हैविंग एनी डाउट्स, then you can DM me, you can ask me on my YouTube comments, you can ask me on my WhatsApp. I've already given my WhatsApp number, on my contact number, on my app. हम हमारे 40 मार्क्स के सिलेबस में से सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हमारा एनपीओ उसको खत्म करते हैं आज की क्लास के साथ में। हमने अभी तक एनपीओ की बेसिक्स एलिमेंट्स को देखा, एनपीओ के बारे में देखा कि क्या एनपीओ होता है, क्यों हम पढ़ रहे हैं इनको। हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखा, इसके अंदर बनने वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। फिर हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी देखा, हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी देखा, हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट को स्टेटमेंट वाइज भी देखा और अकाउंट वाइज भी देखा। आइए आज बढ़ते हैं हम बैलेंस शीट की तरफ, और आज के बाद हमारे एनपीओ के जितने भी टॉपिक्स हैं वो पूरे हो जाएंगे। देखिए बैलेंस शीट की बात करें तो सेम बैलेंस शीट है जो हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप में होती है। लिटिल अमाउंट या लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस विल बी देयर। आइए देखते हैं डिफरेंसेस के बारे में। सबसे पहले अगर मैं कहूं तो लायबिलिटीज साइड फॉर्मेट सबको पता है, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स देन अमाउंट। लायबिलिटीज यानी कि सबसे पहली बात जो मैंने लिखी है वो लिखी है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड यानी कि वो अमाउंट जिस अमाउंट से हमने एनपीओ स्टार्ट किया था या फिर जो अमाउंट हर एक मेंबर हमारे एनपीओ में डाल करके हमारे एनपीओ को एक फंड प्रोवाइड कर रहा है, वो कैपिटल फंड रहेगा यहां पर। ऑब्वियसली इसके अंदर क्या दिया हुआ है, मैंने लिखा है सरप्लस। अब ये सरप्लस एक तरीके से माना जाए तो नेट प्रॉफिट है, लेकिन नेट प्रॉफिट अपन यहां पे क्यों नहीं यूज कर सकते? बिकॉज वी आर नॉट वर्किंग विद द प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट कमाना हमारा मकसद ही नहीं है। वी आर हियर टू सर्व द पीपल, वी आर हियर टू सर्व द needy persons, we are here to serve the society, we are here to serve the orphans, shelterless persons। तो ऑब्वियसली हम एनपीओ एंड नेट प्रॉफिट तो हम यहाँ पे ऐड कर ही नहीं सकते। इसकी जगह हमने क्या लिखा है, सरप्लस। वो सरप्लस जो हमारा बैलेंसिंग फिगर था किसका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। और अगर कोई डेफिसिट है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। ये डेफिसिट भी कहां से, डेफिसिट भी कहां से, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से, जहां पर हम कहते थे नेट लॉस। अगर नेट लॉस होता है तो ऑब्वियसली नेट लॉस हमारा प्रॉफिट मोटिव के लिए रहेगा। अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमारा कोई लॉस है तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद मैंने लिखा है बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड यानी कि जिसको अपन ने स्पेसिफिक फंड लिखा था, यानी एक ऐसा फंड जो आपको स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया गया था। यहाँ पे मैंने बिल्डिंग फंड ही क्यों लिखा, मोस्टली पर्संस दे प्रोवाइड और दे डोनेट फॉर मेकिंग अ स्पेशल थिंग। लाइक इमेजिन करिए कि किसी बंदे ने कुछ पैसे दिए, जैसे इमेजिन करो कि एक बंदा है राम, एक पर्सन है राम, ही हैज डोनेटेड नियर अबाउट 50 लाख रुपीज, और उन्होंने 50 लाख रुपए देकर के क्या कहा कि भाई आप एक बच्चों के लिए एक गेमिंग जोन बना दीजिए, या आप बच्चों के लिए एक ऐसी बिल्डिंग बना दीजिए जहां पे नियर अबाउट लेस देन 10 ईयर्स के बच्चे रहेंगे, तो बिल्डिंग फंड हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, बिल्डिंग फंड यानी ओपनिंग बैलेंस। अगर इनकेस हमारे पास कोई ओपनिंग बैलेंस है तो हम यहां लिखेंगे, अदरवाइज डोनेशन फॉर बिल्डिंग, हमें जो डोनेशन मिला है बिल्डिंग बनाने के लिए हम उसको यहां लिखेंगे। अगर ओपनिंग बैलेंस है तो उसमें ऐड कर देंगे,
अदरवाइज डोनेशन फॉर बिल्डिंग सीधा लिख दिया जाएगा। उसमें से हमने कितने रुपए जो खर्च कर दिए हैं एक्सपेंसेस और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जितने रुपए हमने खर्च किए बिल्डिंग बनाने के लिए उनको माइनस कर दिया जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ स्पोर्ट्स फंड। स्पोर्ट्स फंड सेम प्रोसीजर है, अगर हमारे पास पहले से कोई ओपनिंग बैलेंस है तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस भी आ जाएगा। अदरवाइज जैसे इमेजिन करो किसी एक पर्सन ने, किसी एक रिचेस्ट पर्सन ने 5 लाख रुपीस का डोनेशन दिया और ये कहा कि जनाब आपको इस पैसे से आपको कोई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट कराना है या बच्चों के लिए स्पोर्ट्स मटेरियल ही खरीद ले हैं, तो इट मींस वी आर बाउंडेड टू organize a sports event or we are bounded to purchase some sports equipments। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स फंड आ जाएगा। माइनस उसमें से क्या करेंगे, जो भी एक्सपेंडिचर्स हमारे हुए हैं, जैसे जो भी हमने प्राइजेस अवार्ड किए हैं, जो भी बच्चों को एक्सपेंडिचर्स लगे हैं, उनको गिफ्ट्स वगैरह दिए हैं, उनको ट्रॉफीज वगैरह दिए, उनको माइनस करके यहाँ पे लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट मैंने लिखा है करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज में आप लोगों से ये तो आप लोगों से छुपा नहीं है कि करंट लायबिलिटीज में क्या क्या होती है, यानी जितने की एक्सपेंडिचर्स जो हमें चुकाने बाकी हैं, लाइक अगर हमारे एम्प्लॉयज की सैलरी देनी बाकी है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी रहेगी, अगर किसी चीज का रेंट देना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग रेंट भी इसी का हिस्सा रहेगा, अगर कोई रिपेयर का पैसा बाकी है तो आउटस्टैंडिंग रिपेयर भी इसी में रहेगा, अगर किसी को कोई भी चीज का पैसा देना बाकी है ऑब्वियसली तो क्या रहेगा, करंट लायबिलिटीज में रहेगा। अगर एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, अगर किसी ने हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन दे दिया है तो ऑब्वियसली वो भी क्या रहेगा, करंट लायबिलिटीज का हिस्सा रहेगा। करंट लायबिलिटीज की बात करें तो एक ऐसी अमाउंट जो हमें एडवांस में दे दी गई है फॉर द अपकमिंग ईयर, अगर अपकमिंग ईयर के लिए हमें कोई भी पैसा मिलता है दैट बिकम्स आवर करंट लायबिलिटी, तो वो करंट लायबिलिटी यहां पे लिख दी जाएगी। एसेट साइड की बात करें तो फिक्स्ड एसेट्स हमने सबसे पहले लिखा फिक्स्ड। अब देखो और तो कुछ चीजें हो नहीं सकती हमारे पास, ना हमारे यहाँ पे पास इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकते हैं, ना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो सकता है, कुछ भी शेयर कैपिटल तो हो ही नहीं सकती बिकॉज वी आर वर्किंग विद एन एनपीओ। फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो जो हमारी बिल्डिंग है, जो हमारा फर्नीचर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा एक इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लव टू टेल यू, लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, जमीन पर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। बट ऑब्वियसली अगर कोई बिल्डिंग है तो जितनी पुरानी वो बिल्डिंग होगी, ऑब्वियसली आप ये सोच के चलिए कि 20 साल पहले आपने कोई घर बनाया था, क्या आज भी उसकी कंडीशन वैसी ही है? क्या आज भी वो इतना ही मजबूत होगा? क्या आज भी उसका फर्नीचर उतना ही मजबूत है? क्या आज भी उसकी दीवारें उतनी ही मजबूत है? तो ऑब्वियसली जितना भी हमारा बिल्डिंग है, फर्नीचर, अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी होता है तो ऑब्वियसली उसमें से भी क्या कर दिया जाएगा, डेप्रिसिएशन लेस कर दिया जाएगा। डेप्रिसिएशन की अमाउंट आपको परसेंटेज में या अमाउंट में दी हुई मिलेगी क्वेश्चन में, अगर दी हुई नहीं मिलती तो आपको परसेंटेज बेसिस दिया हुआ होगा कि आपको इतना % डेप्रिसिएशन पे लगाना है। अगर आप चाहें तो बिल्डिंग देन लेस डेप्रिसिएशन, देन फर्नीचर देन लेस डेप्रिसिएशन, ऐसे भी दिखा सकते हैं। करंट एसेट्स, अब बात आती है करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स यानी जो जो प्रॉपर्टीज हमारे पास अभी भी है एनपीओ में, आफ्टर स्टार्टिंग और एनपीओ और आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ आवर एनपीओ, जो जो एसेट्स, जो जो प्रॉपर्टीज हमारे पास बचती है वो सारी की सारी करंट एसेट्स में आ जाएगी। अगर आप बात करें फिक्स्ड एसेट्स की तो व्हीकल भी फिक्स्ड एसेट्स में आता है, ध्यान रखिएगा। व्हीकल, अगर हमारे पास कोई एक ऐसा एनपीओ है जहां पर अपन एक फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल चला रहे हैं तो एम्बुलेंस भी इसी का हिस्सा होगी, इक्विपमेंट्स भी इसी का, व्हीकल्स भी इसी का हिस्सा होगी। करंट एसेट्स की बात करें, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, अगर हमारे मेंबर से कुछ पैसा आना बाकी है जो हमारी ऑब्वियसली करंट एसेट्स है, यानी इमेजिन करिएगा मेरे पास 10 लाख रुपए आने थे मेरे एनपीओ के लिए करंट एसेट्स के रूप में, बट जिसमें से सिर्फ 8 लाख रुपए आए, तो ऑब्वियसली बात है 2 लाख रुपए अभी भी आने बाकी, आए नहीं है लेकिन आने बाकी, इट्स स्टिल अबाउट टू कम, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, एक्रूड इंटरेस्ट। अभी एक्रूड इंटरेस्ट क्या है? अब आप कहेंगे सर ये एक्रूड इंटरेस्ट कहां से है, हम कोई यहाँ पे ब्याज वगैरह का काम थोड़ी कर रहे हैं, इंटरेस्ट, या हमने किसी को लोन थोड़ी दिया है, या हम किसी से लोन थोड़ी ले रहे हैं जो यहाँ पे इंटरेस्ट का नाम आया। ऑब्वियसली इट कैन कम, कैसे, ध्यान से सुनिएगा। इमेजिन करिएगा किसी एक शख्स ने हमें 10 लाख रुपए दिए और उन्होंने कहा कि सर आपको क्रिकेट मैच करवाने हैं बच्चों के लिए, तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि उन्होंने कल पैसे दिए और आज हम क्रिकेट टूर्नामेंट करवा दें, इट नीड्स सम टाइम। तो उस वक्त तक क्या सोचा गया कि यार जितना जो पैसा है उसको इन्वेस्ट क्यों ना कर दिया जाए, तो ऑब्वियसली जो जिससे इंटरेस्ट मिलेगा वो किसके फायदे में आएगा, वो किसके काम आएगा, एनपीओ के काम ही आएगा। तो जितना भी पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, जो भी हमारा सरप्लस भी कह सकते हैं हम, सरप्लस जो भी इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर मिलने वाला जो भी इंटरेस्ट होता है वो तो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रहेगा। और अगर कोई इंटरेस्ट आना था या मिलना था पर अभी तक मिला नहीं है, accrued, it means the income which is earned but not received, बट यहां पर अपन इनकम कह ही नहीं सकते। the interest which is earned but not received yet, वो ब्याज जो कमा तो लिया गया पर अभी तक मिला नहीं, ऑब्वियसली किस नाम से आ जाएगा, accrued interest। इन्वेस्टमेंट्स
हमने जहां कहीं पर भी इन्वेस्ट किया उस पैसे को, वो इन्वेस्टमेंट हमारी करंट अकाउंट कंसीडर की जाएगी। प्रीपेड एक्सपेंसेस, हमने किसी भी चीज के लिए कोई एडवांस में कोई पेमेंट कर दिया है कोई खर्चों को, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, वाटर बिल हो सकता है, टेलीफोन बिल्स आ सकता है और इंटरनेट कनेक्शंस बिल्स आ सकता है, कोई भी एक्सपेंडिचर इफ यू आर पेड इन एडवांस दैट विल बी कंसीडर्ड विल बी द प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर कोई ऐसे प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम एडवांस में पे कर देते हैं तो ऑब्वियसली वो हमारी क्या बन जाते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस बन जाते हैं। तो ऑब्वियसली ध्यान रखिएगा, ये हमारी लायबिलिटी थी, वो हमारी एसेट साइड थी, इन दोनों का टोटल हमेशा इक्वल रहेगा। बाकी इनके अलावा अगर कुछ छोटी मोटी चीजें अगर रह जाती है तो ऑब्वियसली विल गेट टू कंसीडर इन योर क्वेश्चन सीरीज, आपको आपके क्वेश्चंस में मिल जाएगी ये सारी चीजें। बट मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं आपको, बेसिक्स देखे, रिसिप्ट एंड पेमेंट देखा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर देखा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट देखा, स्टेटमेंट वाइज भी देखा, अकाउंट वाइज भी देखा, बैलेंस शीट भी देख ली, ना प्रॉफिट मोटिव था ना कुछ और, लोगों की मदद करने के लिए एनपीओ बनाया गया था, ना हम प्रॉफिट कह सकते हैं ना हम लॉस कह सकते हैं, सरप्लस डेफिसिट हमने नाम दिया। बैलेंस शीट से करते करते हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें यह पता चल जाए कि हमारा कितना फायदा हुआ था, सॉरी फायदा तो मैं नहीं कहना चाहूंगा, यानी हमारे पास कितना सरप्लस बचता है या कितना हम नुकसान में जा रहे हैं, यानी हमारे पास कितना फंड है और कितना फंड हम अभी भी हमें लोगों को पे करना है, वो सारी चीजें इनके बीच में रहेगी। बैलेंस शीट विल बी द लास्ट अकाउंट फॉर द एनपीओ। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन यानी 10 मार्क्स इस वीडियो के साथ में पूरे होते हैं।